नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए स्टार प्रचारक मैदान में उतर गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीट पर धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान राजनाथ सिंह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गए उसी तरह कांग्रेस भी लुप्त होने जा रही है। देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई जिनमें कई घोटाले हुए, लेकिन मोदी सरकार के इन 10 सालों में किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेसियों में आपस में ही लड़ाई हो रही है। कांग्रेस बिग बॉस का घर बना हुआ है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण पर मुझे लगता है कि देवताओं का आशीर्वाद है मेरे बहनों भाइयों। और इस भूमि ने एक से एक वीर सपूतों को जन्म देने का काम किया है। यदि उत्तराखंड को मैं ये कहूं कि यह शौर्य और पराक्रम की धरती है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन बहनों भाइयों बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक यदि कहीं से निकलते हैं तो इसी उत्तराखंड की धरती से निकलते हैं। हम लोग रक्षा मंत्री हैं, हमारे अजय भट्ट जी हैं, हम दोनों लोग काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग हों या हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सैनिकों के प्रति उनके मन में एक बेहद सम्मान। मुझे याद है कि 2013-14 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी मैं जा रहा हूं और आज पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा मैं करूंगा। और बहनों भाइयों, उन्होंने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी। जबकि कांग्रेस पार्टी बार बार यह आश्वासन देती रही पूर्व सैनिकों को और लगभग 25-30 वर्षों से लगातार आश्वासन देती रही, लेकिन उस काम को नहीं कर पाई। हर बार जब बजट पेश होता था 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर देते थे और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं करते थे। वित्तीय संस्थाएं अब ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भरोसा लोगों के मन में पैदा हुआ है। विकास का जहां तक सवाल है, विकास कितना हुआ है, कैसे हो रहा है, मुझे बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एहसास केवल उत्तराखंड की जनता को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को अच्छी तरह है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यह नागरिकता का कानून किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, यह नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे कोई हो जिसका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, वह भारत आया है तो बहनों भाइयों, यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे, डंके की चोट पर मुहैया कराएंगे, भले ही इसका कोई विरोध करे। भारत की ताकत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है और कांग्रेस की हालत जैसी है वो मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और बहनों भाइयों, मैं तो कहना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि बहनों भाइयों अब कांग्रेस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती है, कांग्रेस अब पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती है। जैसा मैंने अनुभव किया है, अजीबोगरीब हालत हो गई है इस कांग्रेस की। और कांग्रेस देख लेना, अब 2024 के बाद ऐसी हालत हो जाएगी जैसे डायनासोर इस पृथ्वी से लुप्त हो गए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी लुप्त हो जाएगी। और इस बार जैसा सारे हिंदुस्तान में माहौल है,
जैसा माहौल सारे हिंदुस्तान में बहनों भाइयों, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि 10-5 वर्षों के बाद हमारे बच्चे जब कांग्रेस का आप नाम लेंगे तब पूछेंगे कौन कांग्रेस। यह स्थिति हो गई है। और मैं तो कहना चाहता हूं, जैसे आजकल का टीवी शो बिग बॉस देखा है कि नहीं? नौजवानों ने देखा है बिग बॉस? आज कांग्रेस की हालत वही हो गई है। आजकल कांग्रेस बिग बॉस का घर बनी हुई है, और बिग बॉस का घर बनी हुई है और एक दूसरे के कपड़े ये बिल्कुल फाड़ रहे हैं। लक्सर के भोगपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र के कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। नायब सिंह सैनी ने पूरे कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत दिशा में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है। पहले लोग पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब किसी की भी पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा कि गरीब महिलाओं के चूल्हे तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। देश को कई बड़े रेलवे ट्रैक और बड़े सड़क मार्ग नरेंद्र मोदी की ही देन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा देश को संवार कर देश को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने भाजपा के पक्ष में आम जनता से वोट करने की अपील की। मोदी जी लगे हुए हैं कि देश को बचाना है। भाइयों, हमने देखा है, आज अगर वो बोलते हैं, आज अगर वो कहते हैं, अभी मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने, इन इंडिया गठबंधन के लोगों ने, और वो बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे। अरे 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन रहा, आज न्याय की बात आ गई है। ये देश भूला नहीं है, ये देश जानता है, देश को मालूम है। अरे आपके समय में अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस लाइन को खत्म किया है। लाइन को खत्म करने के बाद उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जहां आज तक गैस का सिलेंडर पहुंचा ही नहीं था। भाई, ये देवों की भूमि है, इसको प्रणाम करता हूं। और हमारे नौजवान साथी, जिस प्रकार से हमारे हरियाणा का नौजवान आर्मी के अंदर जाकर के इस देश के लोगों की रक्षा के लिए भाइयों बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा होकर के भयानक गर्मी सर्दी में भाइयों देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता है। यहाँ का भी हमारा नौजवान साथी उस आर्मी में जाकर के इस देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। हम देखते थे, यही वो कांग्रेस के लोग थे जिनके शासन के अंदर हमारा जो भाई, हमारा बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई, ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत, ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में हम सबको दिया है। भाइयों, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 10 वर्षों में देश ने एक नई विकास की गति को आगे बढ़ाया है। आज चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश के अंदर रेल कनेक्टिविटी की बात हो, देश के अंदर चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो। 2 रोज पहले राजस्थान में था, राजस्थान के अंदर भी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार, और पिछले बार 25 वहां की सीटें हैं, वो कहने लगे 25/25 देंगे। एक भी सीट पीछे नहीं रहेगी। बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। यहाँ की 5 सीटें हैं, 5 की 5 कमल के फूल के ऊपर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को दी है। अब की बार भी
बड़े मैंडेट के साथ 5 की 5 सीटें नरेंद्र मोदी जी को। लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा के कई बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में रुड़की के इमली खेड़ा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने खासतौर पर सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जिताने की बात कही। 13,000 करोड़ रुपया और फिर उस योजना को लॉन्च किया गया। आज हमारे जो 18 जातियां इसके अंदर शामिल हुई हैं भगवान विश्वकर्मा योजना के अंदर, उनको एक बड़ा लाभ इसके अंदर वो मिल रहा है। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, एक एक वर्ग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसको वैसे व्यक्तित्व को जो दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब के विकास के लिए कार्य कर रहा है। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब एक मुश्त एकजुट होकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से हरीश रावत जी, ये मेरे त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ये पुराने मित्र हैं मेरे, क्योंकि जब तो ये डोईवाला से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मैं तब इनके चुनाव के अंदर आया था, विधायक थे ये तब त्रिवेंद्र रावत जी, और तब से मेरी इनकी मित्रता है। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने और आज नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल इनके हाथ में दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ये त्रिवेंद्र रावत जी को आपके बीच में भेजा है। और मैं उसको ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि आपका एक एक वोट, आपका भी, आपके पूरे परिवार का भी, परिवार के साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस का भी, और मोहल्ले पड़ोस के साथ साथ जहां कहीं भी हमारे मित्र रिश्तेदार हैं उनका भी एकजुट वोट कमल के बटन के ऊपर जाए, ये बात मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं। एक एक वोट कमल का बटन दबा करके इस सीट से, जो हमारी हरिद्वार की ये लोकसभा की सीट है, इस सीट से 543 सीटों में नंबर 1 के ऊपर सबसे बड़े बहुमत से जीत करके त्रिवेंद्र रावत जी भाइयों लोकसभा के अंदर भेजना है। देखो, वैसे तो सैनी समाज पहले से भाजपा का है, लेकिन जैसे हमें भाजपा ने सैनी समाज को मुख्यमंत्री दिया है सैनी समाज से निकल के, तो उसके लिए ये मान के चलो कि 100% वोट इस बार भाजपा को सैनी समाज का जाएगा। देखो, वो एक सैनी समाज का बड़ा चेहरा है और सैनी समाज का एक नेता है, इसीलिए ये सैनी समाज आज उसके पदकदमों पे चलने के लिए तत्पर है। देखो, भाजपा के कार्यकाल में सैनी समाज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भाजपा ने साबित कर दिया कि भाजपा सैनी समाज के हितैषी है और हित में कार्य करती है। सैनी समाज का 70% वोट इस बार भाजपा को जाएगा। मूड तो सीधा सीधा बीजेपी का है और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ 5 लाख वोटों को पार करेंगे। कांग्रेस खुद देख लेगी उस दिन बैठ। पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी की रैली को अभूतपूर्व बताया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटों को एक तरफा जीतने का दावा भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की उत्तराखंड में चुनावी जनसभा है, ऐसे में उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहीं उनको खुद की पार्टी से ही टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं, वहीं कांग्रेस शक्ति को समाप्त करने की बात कहती है। इसका भी जवाब प्रियंका गांधी को देना होगा। लोकसभा का टिकट देने लायक मुझे पता चला है कि चुनाव के अंतिम सप्ताह में सोई हुई कांग्रेस, हताश निराश कांग्रेस अपने 1-2 नेताओं को लाकर सभा कराने जा रही है। संभवतः कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की 1-2 सभाएं कर रहे हैं, तो देवभूमि में आने से पहले देवभूमि की जनता प्रियंका वाड्रा से कुछ सवाल करना चाहती है, जिसका उत्तर उनको अपनी सभाओं में देना चाहिए। अब चूंकि उनकी आने वाली नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा एक महिला है, उन्होंने कहा भी है
पिछले चुनाव में भी कहा था, उनका नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। लिहाजा चंद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब उन्हें कल अपने कार्यक्रम में देना ही चाहिए। पहला है, मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले उनको रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, इसे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनके नेता सहयोगी उनके सनातन धर्म को तरह तरह से गाली देते हैं, नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू मलेरिया मच्छर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस संबंध में उसको नष्ट करने का दुस्साहस करने की, और उनके छोटे भाई श्री राहुल गांधी ने तो शक्ति को ही समाप्त करने की बात की है। मोदी जी को जिन पर बोलना चाहिए था सब विषयों पर बोले हैं। अंकिता भंडारी पर हमारे प्रदेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके जो अपराधी थे, अभी उस पर न्यायिक जांच भी चल रही है, आगे भी जो होंगे उनको जेल में डाला हुआ है। किसी की भी आज तक जमानत तक नहीं हुई है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर वकीलों से जनसंपर्क किया और हल्द्वानी में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली में समर्थन जुटाने का आह्वान किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटों से अधिक जीतेगी, क्योंकि लोगों ने चुनाव अब अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के विकास से प्रभावित हैं और तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। वहीं भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन न होने की बात कही। जबरदस्त रुझान है। मुझे लगता है कि ये चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। कोई वर्ग हो, चाहे हमारे वकील साथी हों, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे इंजीनियर्स हों, हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो, और मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, सब ने मोदी जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाया हुआ है। मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। जो 10 सालों में देश का कायाकल्प उन्होंने कर दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। बहुत सारी आशाएं हैं और मोदी जी ने कहा भी है, अभी तो ये ट्रेलर है। हल्द्वानी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश माखुरी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दशक से सत्तासीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा बन गई है। इसलिए तमाम लोकतंत्र पसंद और संविधान में यकीन रखने वाले लोगों से वामपंथी पार्टियां अपील करती हैं कि वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और अवैध वसूली करने वाली सरकार सिद्ध हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लेन देन का जो आंकड़ा सामने आया है, उससे साफ है कि इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा रही है। यह भी साफ है कि पहले कंपनियों पर एजेंसियां छापा मारती थी और वो कंपनियां करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों की जिंदगियों को आसान करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन को और अधिक दुष्कर बना दिया। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार तो अपने चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कहा जा रहा है कि ये देश की नहीं दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी किस्म की स्कीम है, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों उनके साथ छलावा हुआ है, उनकी ज़िंदगियों को और मुश्किल कर दिया गया है। और सिर्फ देश में जो लोग भाजपा के साथ हैं या जिन भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने पक्ष में जुटा रही है, उनके ही अच्छे दिन आए हैं। बाकी लोगों के लिए अच्छे दिन का वायदा एक तरह से तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है, बर्बादी का वायदा सिद्ध हुआ है। तो लोग आज की तारीख में इस बात को समझ रहे हैं और भाजपा का जो ये प्रचार है कि वो 400 पार होने वाले हैं, तो ये तय समझिए कि वो 400 पार नहीं होने वाले हैं, बल्कि जितने भ्रष्टाचारी दुराचारी उन्होंने जुटाए हैं, जितने ठग लुटेरे उन्होंने जुटाए हैं, ये सारे के सारे संसद की दहलीज के बाहर रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर सामान्य सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, रैंप का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर साफ सफाई और आवश्यक जानकारी हेतु
साइनेज लगाए जाए, वोटिंग दाताओं के लिए बैठने का उचित प्रबंध किया जाए, वोटर स्लिप का 100% वितरण करते हुए मतदाताओं को जागरूक करें। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सिविल लाइन में स्थित एक प्ले स्कूल में टीचर के द्वारा नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। नमाज पढ़ने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा रुड़की कोतवाली में तहरीर देकर स्कूल प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। लेकिन अभी की डेट पर तो सभी लोगों को त्योहार का इसीलिए वो किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके अंदर स्कूल का मालिक खुद लव जिहाद में था, बलात्कार में जेल गया है। तो हो सकता है कि उसी अभी ये तो स्कूल हांडा का है। हमारे जो हिंदू बच्चे हैं केवल क्या है कि एक तो भाई साहब ये विषय बिल्कुल गलत है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि विकासनगर में खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा 5 निर्धन कन्याओं के विवाह कराए गए। वहीं खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा इन निर्धन कन्याओं को घरेलू सामान, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन और जेवरात आदि देकर कन्यादान किया गया। खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आते रहते हैं। आज श्री खाटू श्याम सेवा समिति विकासनगर द्वारा पहली बार 5 निर्धन कन्याओं का जो विवाह समारोह है उसका आयोजन किया गया है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो गरीबी के कारण अपने बच्चों का विवाह बहुत अच्छे से नहीं करा पाते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उनका कन्यादान करने का अवसर मिला है। एक इन जोड़ों में एक ऐसा जोड़ा भी है जिस बिटिया के माता पिता नहीं है, तो इससे बढ़िया सौभाग्य की क्या बात होगी। हमें आज हमने उसका कन्यादान किया, तो हमारी समिति जो है इस तरीके के परमार्थ कार्यों करने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आगे भी हम इस तरीके के आयोजन करते रहे। गुप्ता जी, जो विवाह हो रहे हैं सब निःशुल्क हैं? इसमें कन्यादान भी दिया गया है? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है। और कन्यादान में क्या क्या दिया आपने? कन्यादान में सभी तरीके के जेवर भी हैं, उसमें आभूषण भी हैं, सोने के आभूषण भी हैं और अपने घरेलू जितनी भी गृहस्थी का सामान होता है सभी तरह के, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डबल बेड, गद्दे, बेड शीट वगैरह, डिनर सेट वगैरह सभी तरीके के सामान उसमें हैं। 5 सामूहिक विवाह का आयोजन है। उसमें क्या क्या है? बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ सब कुछ संपन्न हो रहा है। सबसे पहले हमने सनातन धर्म मंदिर सिनेमा गली से 5 दुल्हों की एक साथ संयुक्त रूप से घुड़चढ़ी का प्रोग्राम बारात निकाली है, जो त्रिशला अतिथि जैन भवन पे आई है। उसके बाद यहाँ पे उनके जयमाला का प्रोग्राम हुआ है। तत्पश्चात उनके फेरे होकर विदाई का कार्यक्रम किया गया है। ये आपने जो करी है शादी करवाई 5 जोड़े की, ये क्या निःशुल्क कराई है? सब निःशुल्क। इसमें आपने क्या क्या दिया? डोईवाला में हिमालय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रधानाचार्य व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने इंटरमीडिएट व प्रारंभिक शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान संस्था की उपाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक हमेशा से ही पूजनीय व सम्मान योग्य हैं। यह उनका सौभाग्य है कि आज वो इनका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने कहा कि किसी भी बच्चे के भविष्य को सजाने संवारने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और हमारा देश हमेशा से विश्व गुरु रहा है और इस संस्था का डोईवाला के इस ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होना हम सबके लिए एक वरदान है। ममता से कभी तो हमारा यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी, हम जो फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन कभी हम सोचे हैं जब प्रोडक्ट हम फिनिश कर रहे हैं उसका भी तो कोई फाउंडेशन होगा ना। वो फाउंडेशन कौन दिया है? स्कूल, इंटर कॉलेज, जो शिक्षक जो है उनका फाउंडेशन बना है। हम सिर्फ ऊपर जो है उसका झंडा फहरा रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। जो रियल क्रेडिट हकदार तो वो लोग हैं जो बच्चों को बचपन से पढ़ाकर एक यूनिवर्सिटी आने का लिए जो काबिल बनाते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करके स्वीकृति देने के लिए हम लोग को जितने भी संभव हुआ, करीब हम लोग को 85 to 95 स्कूल्स है, जिसमें आज 250 के आसपास शिक्षक, प्रधान शिक्षक और कुछ स्कूल का जो प्रतिष्ठाता जो है, चेयरपर्सन जो है, उनको भी बुलाया गया है। 250 अराउंड है जो आए हैं और उनको हम उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन उत्तराखंड।
जैसे आपने कहा कि गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा विष्णु सब वही हैं, तो एक वो हाथ पकड़ के आगे लेकर जाते हैं बच्चे को, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सम्मान के अधिकारी तो हैं ही, और मुझे तो लगता है कि सम्मान एक ही दिन क्यों, वो सम्मान तो रोज़ होना चाहिए। शिक्षक दिवस के दिन ही क्यों, वो तो हर दिन होना चाहिए और उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज ये जो इनिशिएट किया है हिमालयी विद्यालय विश्वविद्यालय ने, ये बहुत बहुत थैंकफुल है हम लोग उनके कि उन्होंने किया है। तो आज का जो है ये दिन बहुत गर्व का दिन है हम सभी के लिए। लगता है कि शिक्षकों को सम्मानित करने का कोई एक खास दिन नहीं होना चाहिए, और क्योंकि शिक्षकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए आज का दिन हमने निर्धारित किया था कि आज के जितने भी हमारे समस्तीय क्षेत्र हैं, डोईवाला है, देहरादून है, ऋषिकेश है, उन सभी के प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, संस्थापकों को बुलाकर हमने आमंत्रित किया। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।